नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आर्स होम्योपैथी। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर शालिनी चौधरी, और वो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स पर। हेलो डॉक्टर शालिनी। हेलो, कैसे हैं डॉक्टर अपना? बस आप बढ़िया। आप सब बढ़िया है। एक फिर डॉक्टर सरनजीत ज्वाइन कर ले हमारे साथ। जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं डॉक्टर? I'm good. How are you, डॉक्टर साहब? आई एम गुड, सब बढ़िया, ऑल गुड। आज का आपका टॉपिक बहुत बढ़िया है। बहुत कॉमन है। कॉमन बट बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डॉक्टर समीक्षा नहीं जुड़ रही है? आज डॉक्टर समीक्षा आराम से ज्वाइन करेंगे। ओके। नहीं, उन्होंने जी, ज्वाइन तो किया हमारा है। सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, ओके, ग्रेट She has ग्रेट। हाँ, मैंने joined इंस्टा for देखा। लाइव पे ना homeopathy. 3 ही लोग आ सकते हैं एक बार में ना। हाँ, गुड। इसलिए ऑल दो सब जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम डॉक्टर शालिनी चौधरी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ एंड अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 27 years इन दिल्ली, वसंत कुंज एंड गुड़गांव। तो आज का टॉपिक तो बड़ा वास्ट है। मैनेजिंग एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, हम्म, जो बहुत कॉमन भी है। हम्म, बहुत नॉर्मली हम सबसे सुनते हैं कि बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये जी कॉमन वर्ड बड़ा कॉमन है। बट क्या एंजाइटी नॉर्मल है या एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाता है, या एंजाइटी है क्या चीज, या क्या पैनिक अटैक है, अगर हमें पता होगा तो हम शायद इसको जल्दी मैनेज कर जी पाएंगे। बिल्कुल। तो किसी भी चीज के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आज हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, तो शायद इस टॉपिक में से कुछ फायदा लोगों को दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर द प्लेटफॉर्म। सब Thank you लोगों for तक वी आर थैंकफुल टू यू। पहुंचाएंगे। yeah. इट्स म्यूचुअल। सो स्टार्ट करें हम। Yeah, मैम। जैसे जैसे कि हम बड़ों से नहीं, बहुत कॉमनली बच्चों से भी आजकल सुन रहे हैं कि हम बहुत एंग्शियस हो रहे हैं। और अगर पूछा जाए ना, तो उनको कोई कॉज नहीं पता चलता। इवन हम भी अगर दो लोग बैठेंगे और हम बोलेंगे यार आजकल बड़ी एंजाइटी हो रही है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, सोचेंगे, तो दो ही कॉज नजर आते हैं। या तो एनवायरमेंटल, कुछ एनवायरमेंट में ऐसा है जो आपको एंग्शियस कर रहा है, और या फिर कोई थॉट्स हैं जो हमारे सेल्फ इमेजिनरी हैं। कुछ ऐसे थॉट्स का वेब हमने बना लिया। सो मेनली दो ही कारण देखे गए हैं। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या एंजाइटी नॉर्मल है या एंजाइटी डिसऑर्डर है। दो चीजें, दो शब्द हैं। एंजाइटी जो है वो, मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो नॉर्मल सी चीज है, बहुत ही नॉर्मल है। एंजाइटी कोई डिसऑर्डर नहीं है। एंजाइटी शब्द जो हम यूज करते हैं वो बहुत नॉर्मल है। देखा जाए तो छोटा बच्चा एक एग्जाम देने जा रहा है, उससे पहले बड़ा एंशियस होता है, या तो बार बार पानी मांगेगा या नेल बाइटिंग शुरू कर देगा, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स फिजिकल लेवल पे या बिहेवियर लेवल पे शो करेगा, जिससे हमें लगेगा कि बच्चा एंशियस है बिफोर द एग्जाम। इसी तरह से मैं ये कहूंगी कि अगर एक हाउसवाइफ है, अगर वो होस्ट है, उसके घर में गेस्ट आने वाले हैं, हम सभी कभी ना कभी होते हैं इस स्टेज पे, तो हम बड़े एंशियस होते हैं। हमें लगता है यार सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाए, खाना बहुत अच्छे से बन जाए, परफेक्ट कुकिंग होनी चाहिए, टेबल ले हम बड़े अच्छे से कर दें,
सो वो भी एंग्जाइटी है. दैट इज ऑल्सो वी बिकम एंशियस बिफोर द गेस्ट अराइव्स, है ना. लास्ट मोमेंट तक हम कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं, और कई बार हम एंग्जाइटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और कई बार हम बना हुआ काम भी खराब कर देते हैं, है ना. तो इसी तरह से कोई प्रेजेंटेशन है मान लो, उसमें भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बड़े एंशियस होते हो. दिस इज वेरी मच नॉर्मल. तो एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, बट अब हम सबने सुना है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अब जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब अगर कुछ भी चीज अगर थोड़ी सी भी एक्सेस में आ गई, चाहे वो एंग्जाइटी क्यों नहीं है, तो वो एक डिसऑर्डर का कारण बन जाती है. तो एंग्जाइटी कब एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाती है वो हमें खुद एज अ पेशेंट भी नहीं पता चलता. तब आते हैं आसपास के लोग, ऑब्जर्वेंट्स या जो असिस्टेंट है या फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड्स, कि यार ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो. तब पता चलता है कि एंग्जाइटी जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो गई है, और वो कब हो गई वो हमें खुद नहीं पता चला. सो बड़ी नॉर्मल सी प्रोवर्ब है, एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड, है ना. तो एंग्जाइटी को भी, यानी कि एग्जाम के बाद रिजल्ट तक का सोचना. एक हाउसवाइफ के गेस्ट बड़े अच्छी तारीफ करके चले गए उसको, मैं हाउसवाइफ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उनका ना मेजर टाइम उसमें लग जाता है. हम लोग तो फिर भी फटाफट जाएंगे और कुछ फटाफट से कुक करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए हमारा काम, तो हम फिर भी कम, हमें टाइम कम मिलता है एंग्जाइटी का. बट वो हाउसवाइफ मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ, वो बेचारी सुबह से लगी होती है प्रिपरेशन में, और गेस्ट तारीफ भी करके चले जाएं तो भी वो एक थॉट उसके दिमाग में रहता है कि पता नहीं ठीक से हुआ था कि नहीं, पता नहीं झूठी तारीफ तो नहीं कर गए, यू नो. एक वेब हमने बना लिया, एक इमेजिनरी थॉट्स हम में चले गए हम. तो इसी तरह प्रेजेंटेशन के बाद फिर भी हम इनसिक्योर हैं, फिर भी हम उसी प्रेजेंटेशन के बारे में दोबारा दोबारा सोच रहे हैं. पता नहीं अब इस प्रेजेंटेशन पे मेरी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, यू नो. बहुत सारी चीजें जब हम लिंक कर देते हैं. इवन मैं आपको बताऊं कि अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप रील्स डालते हो, आपकी लाइक्स तो आते नहीं है. तो मैंने बोला अगर लाइक्स को मैंने जोड़ दिया अपनी रील्स के साथ, मैं अगर यही देखने लग गई तो मैं ये डी स्ट्रेस होने के लिए थोड़ा ना कर रही हूँ, फिर तो मैं अपने स्ट्रेस को ऐड कर रही हूँ, समझे. तो इसी तरीके से एंग्जाइटी है, जब हम कंटिन्यूअस सोचते ही जा रहे हैं, सब कुछ हमने अच्छे से कर दिया, स्टिल वी आर थिंकिंग, एक थॉट का वेब हमने बना दिया, दैट लीड्स टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर. एक कांस्टेंट, हाँ जी, कांस्टेंट वरी या एक इंटेंस वरी या परसिस्टेंट वरी जो है, दैट लीड्स टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर. मैम ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगी. हाँ जी. एंजाइटी जो हमारा आज का टॉपिक है, एंजाइटी एंड पैनिक, तो ये इन दोनों में कैसे हम डिफर करेंगे, मतलब ये क्या चीजें हैं, आर दे इंटरलिंक्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं आजकल, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, एडीएचडी, बहुत से ऐसे वर्ड्स हमने कॉमनली सुन रहे हैं, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है. जैसे कि आपने पूछा कि एंजाइटी और पैनिक अटैक में क्या डिफरेंस है. देखिए, एंजाइटी भी बहुत तरह की है, बहुत तरह की है ना. ओसीडी भी एंजाइटी में ही आता है. एंजाइटी जब हमने एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, एंजाइटी तो मैंने बोला नॉर्मल होता है ना. तो एंजाइटी डिसऑर्डर ही है. पैनिक अटैक जो है वो एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, उसी की एक फॉर्म है, उसी का एक लेवल है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एंजाइटी से एंजाइटी डिसऑर्डर में आ गए और किस तरह से हम फिर एंजाइटी डिसऑर्डर से पैनिक अटैक में पहुंच जाते हैं. ओके. सो नाउ व्हेन वी हैव गॉट दिस डिसऑर्डर, हमें कोई डिसऑर्डर होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है. मोस्टली हम देखते हैं 4 लेवल पे, क्योंकि हेल्थ को हम काउंट करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल लेवल पे, है ना. तो इसी तरह से इन्हीं 4 लेवल्स पे हमारे सिम्टम्स भी हमारी बॉडी शो करती है. अब वो क्यों शो करती है, बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, वो ब्रेन गाइड करता है.
हमने ब्रेन को अपने थॉट्स से या अपने एनवायरनमेंट की इनसिक्योरिटी से एक डेंजर वाला वर्ड पहुंचा दिया कि भैया खतरा है, अब इससे लड़ो। तो जो ब्रेन है हमारा वो फिर एक्टिवेट करता है हाथों को, पैरों को, हार्ट बीट, रेसिंग ऑफ हार्ट बीट होती है कि भाई चलो जल्दी करो, कोई डेंजर आ गया है और उससे अब हमने निपटना है। दिस हैपेंस, दिस इज अ स्टिमुलाई। हमने शायद सबने पढ़ा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी में जब इनिशिएट हो जाता है तो ब्रेन जो है वो सिग्नल्स पहुंचाने शुरू कर देती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कि इस तरह से एक्ट करो टू फाइट विद दैट डेंजर। डेंजर से लड़ने का, डेंजर का क्या मतलब है? डेंजर का मतलब वही जो हमने अपने नेगेटिव थॉट से क्रिएट करा है, एक इनसिक्योरिटी, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो हमने अपने आसपास ना होते हुए भी, इमेजिनरी भी हो सकता है और सच में भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कुछ चीजें हमारे हिसाब से प्लान नहीं हुई, हम उसको भी एंग्जाइटी का नाम देते हैं, हम उससे भी एंग्शियस होते हैं। तो वो डेंजर से फाइट करने के लिए जब बॉडी को एक सिग्नल दिया जाता है ब्रेन के थ्रू, तो हम इन 4 लेवल्स पे जो सिम्टम्स महसूस करते हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार इन सिम्टम्स को भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल लेवल पे जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली हम देखते हैं रेस्टलेसनेस। हम अपने घर में भी, अपने फ्रेंड्स में भी, अपनी फैमिली में भी, नेबरहुड में भी हम कई बार देखते हैं कि रेस्टलेस है इंसान, जो है वो फिजिकली या मेंटली रेस्टलेस हुआ हुआ है ना। रैपिड हार्ट बीट है, जोर से दिल धड़क रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी लग रहा है बस हार्ट फेल होगा, बाहर ही निकल जाएगा। बिल्कुल दम ही निकल जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इतना ज्यादा होता है कि खुल के सांस नहीं लिया जा रहा, घुटन महसूस हो रही है उसको। कई बार जब हम चेंज ऑफ सीजन में होते हैं हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ भी मिक्स कर देते हैं कई बार, है ना। आजकल गर्ड की बहुत प्रॉब्लम है, एंजाइटी की वजह से गर्ड की बहुत प्रॉब्लम हुई है लोगों को। बट वो ये कि सब कुछ यहाँ से है, वो पेशेंट कई बार नहीं समझ पाता, कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कई बार अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो आई एम श्योर इस सेशन के थ्रू हम अपने जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या सिम्टम्स हैं और क्या हमें इन पे एक्शन लेना चाहिए। और टाइमली एक्शन लेने से आई एम श्योर हम लोग इस चीज से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं और पैनिक अटैक तक पहुंचेंगे ही नहीं। सो एंजाइटी डिसऑर्डर में फिजिकल लेवल पे जैसे घुटन महसूस होना, पेशेंट को लगता है कि अब बस आया हार्ट अटैक और मैं गया। ड्राइनेस ऑफ माउथ, बहुत ज्यादा सूखा लगता है, पेशेंट बार बार पानी पीने की कोशिश करता है कि शायद मेरा मुंह सूख रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो पेशेंट्स हमारे होते हैं या फाइब्रोमाइल्जिया के आप रिलेट कर पाएंगे, स्टिफनेस या टेंशन ऑफ मसल्स बहुत कॉमनली देखा गया है फिजिकल सिम्टम। नॉजिया है, एक बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, वो सुबह ही वॉमिटिंग की फीलिंग बताता है पेरेंट्स को। तो कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ है, कुछ एंजाइटी है, कुछ स्ट्रेस है जो वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, तो वो नॉजिया के रूप में कई बार सिम्टम्स आते हैं। भूख ना लगना, नींद ठीक से नहीं आना, वेरी कॉमन रीजन की नींद ही नहीं आ रही है लोगों की, नींद उड़ गई, कहते हैं ना नींद उड़ गई। डलनेस ऑफ फेस, हम जितना भी स्ट्रेस लेते हैं हम कहते हैं ना यार क्या चक्कर है, टेंशन है, फेस कुछ ढीला ढीला लग रहा है, डल लग रहा है, तो हमारी स्किन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है, हमारा ग्लो खत्म हो जाता है स्किन का। तो एक ये फिजिकल सिम्टम्स जो है वो रिकॉग्नाइज करना पेशेंट का या पेशेंट के मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टाइम पे। ट्रेम्बलिंग ऑफ लेग्स, आर्म्स, शिवरिंग बहुत ज्यादा महसूस करता है पेशेंट। ऐसे ही हम मेंटल लेवल पे आते हैं और हमारे पास बहुत अच्छी डॉक्टर अर्पणा मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, और आई एम श्योर हम सब ने ट्रीट किया है। और मेंटल सिम्टम्स मुझे ऐसा लगता है लास्ट में पेशेंट बताता है या हम नोटिस कर पाए तो, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है अगर मेंटल सिम्टम्स के ऊपर हम सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पे भी अगर हम रेमेडी दे दें तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी क्योर हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है पेशेंट कोई फिजिकल सिम्टम नहीं बता रहा और एज ए काउंसलर सिर्फ हमारे पास मेंटल सिम्टम्स ही बता रहा होता है, तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये रेमेडी है ना। तो मेंटल लेवल पे भी रेस्टलेसनेस देखी गई है, जैसे हमारी अपनी मेडिसिन आर्सेनिक एल्ब कॉमनली मैं यूज करती हूँ फॉर स्ट्रेस। डेफिनेटली वंडरफुल मेडिसिन, वंडरफुल मेडिसिन। इग्निशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेडिसिन तो खैर बहुत हम करेंगे उसके बारे में भी बात कभी।
तो बहुत सारे तरह के फियर्स और फोबियाज भी डेवलप हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, कई बार सब कुछ ठीक है बट पेशेंट, बच्चा भी, इवन बच्चों में बहुत कॉमन है ये सिम्टम कि कंसंट्रेशन लेवल्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, इरिटेबिलिटी है, कुछ तरह के ऑब्सेशंस आ गए हैं। सो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। वर्क और होम को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। रात भर सोए नहीं तो सुबह फ्रेश नहीं उठे, तो वो थकावट है। वो जो आपके डेली रूटीन के काम है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सो मेंटल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जब ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, अनमैनेज रहती है, तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, लोनलीनेस की फीलिंग भी आती है, क्राइम भी है, बहुत से ऐसे सिम्टम्स है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो इस तरह से हमारे मेंटल लेवल पे बहुत से सिम्टम्स हैं। और सोशल और बिहेवियरल सिम्टम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे कि पेशेंट को नोटिस किया जाता है कि हाँ भाई अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट बन चुका है। वो हमें बिहेवियर में ही दिखते हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि हम इमोशंस तो नहीं देख पाते हैं, हम बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर के पीछे के क्या इमोशंस है वो फिर सारी कहानी बाद में समझ में आती है कि कैसे वो साइकिल बना। सो पेशेंट स्टार्ट्स अवॉइडिंग द गैदरिंग्स में नहीं जाएगा, एक अकेले कमरे में रहना चाहता है, डार्क रूम में रहना चाहता है, कुछ तरह के कॉम्प्लेक्सेस वो डेवलप कर लेता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है, क्योंकि जाना आना छोड़ देता है तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी आने शुरू हो जाते हैं। सोशल गैदरिंग से, अपनी फैमिली मेंबर्स से ही कट ऑफ करना शुरू कर देता है। वर्क, इवन अपने काम पे नहीं जाना चाहता क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया है, कंफ्यूजन में रहता है, उसको लगता है मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि मेरी तो कंप्लेंट्स अब वर्स ही होंगी और मैं किसी काम का नहीं हूँ। और अगेन वही डिप्रेसिव फीलिंग्स जो है वो बहुत सारी मेंटल लेवल पे आती हैं, और ये हर इंडिविजुअल में अलग है। कोई सिम्टम बताएगा, कोई किस तरह का बताएगा, दैट डिपेंड्स अगेन कि पेशेंट किस तरह से अपनी आपको, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को समझ पा रहा है। सो व्हेन वी इग्नोर और डिले, जहां अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि जब हम डिले कर देते हैं या जब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं अपने सिम्टम्स को, तब ये डर हमारे पे अटैक करता है। सो पैनिक अटैक इज बेसिकली, जो डर है उसने हमें डरा दिया, उसने हमारे पे अटैक कर दिया। ओके तो वर्ड अपने आप में ही बता रहा है पैनिक अटैक, पैनिक ने अटैक किया। अब अटैक या तो प्लान्ड होता है, अगर हम किसी पे अटैक करना चाहेंगे तो या तो हम प्लान्ड करेंगे और या फिर हम सडन करेंगे। तो मोस्टली इन केसेस में देखा गया है कि पैनिक अटैक जो है बहुत सडन ऑनसेट वाला है। सडन ऑनसेट से हम सबके दिमाग में, माइंड में मेडिसिन आ जाती है, एकोनाइट। सीरियसली तो साथ साथ हम अपना मटेरियल भी रिवाइज करते रहे ना। पेशेंट आके बोलता है ना कि मैं रात को सोया था, सुबह उठा, अचानक से मुझे ये हो गया, तो दिमाग में हाँ, आती अचानक है से घबराहट हो रही है, बिल्कुल अचानक से घबराहट हो रही है। मैं अच्छा वाला काम कर रहा था, मैं वहां अपनी टेबल पे बैठे बैठे ही घबरा रहा था, मेरे हाथ पैर में पसीने आ रहे थे। सो दीज आर दी अगेन सिम्टम्स तो सेम ही है, क्योंकि ये एक पार्ट ही है एंजाइटी डिसऑर्डर का, पैनिक अटैक। बट यस, अटैक इज ऑलवेज सडन। either we are trying to manage the symptoms of being hyper anxious, हम हाइपर एंशियस हैं, हमें पता तो चल गया, हम कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, उस रास्ते में, उस कोशिश के रास्ते में ही हम फिर से मैनेजमेंट को भूल के और फिर से हम उसी अटैक के लूप में आ जाते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते हैं मैनेज, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट में ही है जो हमें मैनेज नहीं करने दे रही हैं, शायद उन चीजों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या हम उन इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सी एवरीबडी इज नॉट गुड इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो फिर एक्सप्रेशन कैसे होगा? और अगर एक्सप्रेशन हुआ बिना रिकॉग्निशन के तो वो सडनली ऐसे ही आउटबर्स्ट होता है, चिल्लाना, जोर की वॉयलेंट हो जाना, है ना, हाथों पैरों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, रो भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है पैनिक अटैक में, जब भी वो आता है वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू हो जाता है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। अब वो कोई भी हो सकता है उस समय, चाहे वो वहां पे इंसान प्रेजेंट भी नहीं है, फिर भी वो कह सकता है उस बंदे का नाम लेके, अरे उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, बिकॉज
द पेशेंट वोंट वांट टू टेक द ब्लेम, उसको तो कुछ है ही नहीं ना, उसको तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही चलता है। आपने देखा होगा बहुत कम पेशेंट्स हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर में या पैनिक अटैक में बोलते हैं या बहुत वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, तब कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो है गड़बड़, आई एम नॉट नॉर्मल। अदरवाइज आप देखेंगे उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स ही रिकॉग्नाइज करवाते हैं, यार कुछ प्रॉब्लम है, तू मेरे साथ चल, तू काउंसलिंग सेशन ले या तू होम्योपैथिक मेडिसिन ले। पेशेंट्स आते हैं, दे कम विद सम अदर सिम्टम्स, कुछ और लेकर आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स लेके आते हैं, हमें निकालना पड़ता है कि व्हाट वाज द कॉज, बिल्कुल, कि आपको क्या ऐसा कुछ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो हमारे को वो कॉज ढूंढना पड़ता है। इसीलिए हमारी होम्योपैथी में हिस्ट्री लेना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत हंसी भी उड़ती है कई बार कि और बताओ और बताओ और बताओ, बट दैट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंस है जिसने ट्रिगर किया है, पैनिक अटैक को किया है, एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर किया है, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ इस ग्रीफ के बाद, इस लव्ड वन के लॉस के बाद, या इस ब्रेकअप के बाद, या एनी रीजन, कोई सेपरेशन एंजाइटी भी होती है। फेलियर्स या कुछ नॉर्मली एक बच्चा ज्वाइंट फैमिली से अगर न्यूक्लियर फैमिली में जाता है तो वो सेपरेशन एंजाइटी महसूस करता है, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स, जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम खुद बताते हैं कई बार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि कई बार हम फिजिकल सिम्टम्स ले रहे होते हैं और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, ये तो सारी कंप्लेंट्स जो हैं इसके बाद शुरू हुई है ना। तो तब पेशेंट एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ इसी की वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं और कुछ ऐसा भी है, पैनिक अटैक उन लोगों में भी देखा गया है प्रैक्टिकली, जब मैं देखती हूँ मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे जो फेक पॉजिटिविटी में रहते हैं, मतलब ऊपर से तो आपको शो करेंगे, सबको शो करेंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कोई एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, हम सब कुछ अपना बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। फेक पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, ऊपर से स्माइल करेंगे, वो कहते हैं ना क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कुछ ऐसे भी हैं लोग जो छुपाते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी उनके केस में ये चीज होती है कि सबकॉन्शियस माइंड में तो चल रही है वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी डिसऑर्डर के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बट वो दे डोंट वांट टू ब्रिंग इट आउट। बिल्कुल, तो उनको काम पे बैठे हुए वो फोकस शिफ्ट हो जाता है, वो थॉट्स में जब है, आप अपने टेबल पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, अच्छे भले काम कर रहे थे, एकदम से क्या हुआ कि स्वेटिंग शुरू हो गई, पसीना आना शुरू हो गया, घबराहट शुरू हो गई, इतना तक हो जाता है डॉक्टर साहब की पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पेशेंट कहता है नहीं नहीं ये डॉक्टर बेकार था जहां आप लेके गए, वो मेरी बात समझा नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ रहा था, जबकि वो होता है पैनिक अटैक, है ना। हाँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स चल रहे हैं वो आपके फोकस को शिफ्ट कर देते हैं और आप पैनिक अटैक में कब पहुंच जाते हो आपको खुद नहीं पता चलता। बिल्कुल। आजकल एक्चुअली लोग समझते भी नहीं है ना कि दीज आर जेन्युइन थिंग्स, सब इसको लेते हैं कि नहीं ये हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ भी। दे डोंट रिकॉग्नाइज इट। आप विश्वास नहीं करोगे, हर पेशेंट पहली बार में आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बिंदास हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो थर्ड फोर्थ टाइम में आके बताते हैं कि ये हुआ था। हाँ, जब आप शुरू करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, तब पेशेंट कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब हुए तो तब से ही है कंप्लेंट्स। तो कई बार वही चीज है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते अपनी सिचुएशन को, आप एनालाइज नहीं करते हो, और अगर ये कर लेते हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अपने थॉट्स को के आप खुद जिम्मेवार हो। सबसे पहले अगर हम देखें कि हम पेशेंट जो स्पेशली वायलेंट हो जाता है, जो इसमें सिम्टम्स वही हैं, तो मुझे नहीं लगता दोबारा कोई डिस्कस करने की जरूरत है। स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ है, स्वेटिंग है, क्राइंग है, वायलेंट हो जाता है, रेसिंग ऑफ हार्ट है, बट होता हमेशा किसी रीजन से ही ट्रिगर है। ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ थॉट ने आपको ट्रिगर कर दिया या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक इंसान आप अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा है अपनी एंजाइटी डिसऑर्डर से, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, या अभी ऑन दी वे है कि एनालाइज कर रहा है सिम्टम्स को, और उसको आपने एकदम से बोल दिया किसी सोशल गैदरिंग में जाने के लिए, तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाएगा कि नहीं मैंने तो नहीं जाना, आपने मुझे कहा ही क्यों, हाँ आपने मुझे कहा ही क्यों, मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता।
एंड वो धीरे धीरे वो बाहर लेके जाने वाली कन्वर्सेशन जो है वो कब पैनिक अटैक में तब्दील हो जाती है वो पता ही नहीं चलता पेशेंट को। बाद में वो उसको रिग्रेट की फीलिंग होती है, रियलाइजेशन होता है कि यार ये मैंने क्या किया, बिकॉज इट इज वेरी मोमेंटरी। उस पैनिक अटैक में अगर कोई ये समझ ले, एक बार में तो नहीं होगा, डेफिनेटली 2-4 बार, जब आप कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो 2-4 बार जब पैनिक अटैक्स आ जाते हैं तब इंसान को समझ में आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करता हूँ, या मैं चीजें क्यों फेंकने लगता हूँ, या मैं दूसरों को क्यों ब्लेम करता हूँ। तब वो जब अपने अंदर एक टूर लगाता है तब उसको समझ में आता है कि कहीं तो गड़बड़ है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है नॉर्मल, हमें तो फिर भी एज अ फिजिशियन बहुत चीजें पता है, बट नॉर्मली लोग जो है वो बहुत सी छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, बिल्कुल। अपनी परेशानी नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो मैम ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो मतलब इज इट सेल्फ ट्रीटेबल या इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है? देखो, आज का टाइम अगर देखा जाए तो सेल्फ ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि एंजाइटी देने वाले बहुत से हैं एनवायरनमेंट में, लोग भी, रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, हमारे खुद के पीयर प्रेशर्स भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उन्हीं को ब्लेम करूं, बट डेफिनेटली हमारे खुद की अपनी भी बहुत से पीयर प्रेशर्स हैं, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि हम खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई बार हम लोग जो इतने ज्यादा कामों में उलझे हुए हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपने घर को और काम को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खुद अपने आप में भी जब पीयर प्रेशर में होते हैं तो वी लैंड अप इनटू अ सिचुएशन जहां हमें लगता है कि अब हमें किसी दोस्त की जरूरत है जहां हम उससे बात कर लें, ठीक है। और जब हम दोस्त की बात करते हैं तो वहां फिर एक शंका आ जाती है दिमाग में कि यार ये 10 लोगों को बता तो नहीं देगा, फिर हम सप्रेस खींच लेते हैं अपने आप को। हर एक के साथ सिचुएशन अलग है, तो इसीलिए एक काउंसलर के पास, एक अपने फैमिली फिजिशियन के पास, एक अपने फैमिली होम्योपैथ के पास जाना पेशेंट को चाहिए। और मुझे लगता है आजकल जरूरत ज्यादा है। अपने आप से ये मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि हम खुद अपने इतने ज्यादा रूटीन में उलझे हुए हैं कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हम, मैंने बोला ना, जैसे हम कब एंजाइटी से एंजाइटी डिसऑर्डर में आगे हमें खुद नहीं पता चलता। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको कोई दूसरा कहेगा तब तक आप उसकी बात माने नहीं कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, तुम अपना इलाज करा लो, मुझे कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है काउंसलिंग एंड होम्योपैथी इज द बेस्ट रीजन की एलोपैथिक में अगर हम जाएंगे तो फिर हम एक स्ट्रेस को हटाने के लिए एक दूसरा स्ट्रेस ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नोइंगली और अननोइंगली वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू दोज मेडिसिन। हमारी होम्योपैथी में एज वी ऑल नो कि कोई एडिक्शन नहीं है, सिम्टोमेटिक है। आज सिम्टम्स ये है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, स्वेटिंग है, तो हम उन सिम्टम्स के आधार पर एनालिसिस करके और हम एक फिजिकल एंड मेंटल बोथ भी सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद हम एक रेमेडी चूज करते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। एवरीबडी नोज एंड होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट्स। दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग एक्चुअली। यस, दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। और मैं अभी आपको मैनेजमेंट में बताती हूँ, जरूरी नहीं है हम कोई दवा भी ले, हम बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सिंपल लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस लाकर भी कुछ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट एंजाइटी, क्योंकि हमने एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर को थोड़ा अलग अलग लिया है तो मैं बड़ी जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आपको 4 A's के बारे में बताती हूँ जो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, मैनेज करने के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर को। सबसे पहला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट दैट यू आर थिंकिंग नेगेटिव। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम दूसरे ए पे आ जाते हैं, अडेप्ट। व्हेन यू विल एक्सेप्ट यू विल ट्राई टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। अब जब आप अडेप्ट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ऑल्टर करते हैं। सो थर्ड ए इज ऑल्टर। You alter your lifestyle, you alter your diet, you alter your thoughts, you alter your sleep patterns. बहुत सी चीजें आप ऑल्टर करते हो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ भाई मैं एंजाइटी में हूं और मुझे ये सब अब करना है। देन फोर्थ ए इज अवॉइडिंग। यू स्टार्ट अवॉइडिंग सर्टेन थिंग्स। जैसे आपको पता है, यू हैव टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव सिचुएशंस।
नेगेटिव से कोई भी बेसिकली चीज ट्रिगर हो को अवॉइड डॉक्टर करना है। कोई भी चीज हो डॉक्टर साहब, एनीथिंग टू एवरीथिंग कम्स एट कॉस्ट, इवन पीस कम्स एट कॉस्ट। Yeah. तो अगर यस कोई इंसान ही आपको परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन ही आपको परेशान कर रही है, तो आपको नो कहना तो सीखना पड़ेगा। वो कहते बिल्कुल। या हैं आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। हम्म, सो दीज आर दी 4 A's। और हमने बहुत बारीकी से, बहुत नजदीक से हमने कोविड के टाइम में इन 4 A's को नोइंगली और अननोइंगली किया है, फॉलो हाँ, किया है। बिल्कुल किया है, सबसे पहले बिल्कुल हमने follow किया है। फर्स्ट साइकिल में कोविड के हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम मजे करते रहे, हम खाना पीना बनाते रहे, हम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते रहे। बट जैसे ही हमने सेकेंड साइकिल में, जहाँ हमें बहुत ज्यादा लगा सेकेंड स्टेज ऑफ कोविड में कि हाँ यहाँ तो भाई कुछ है, पहले तो हमें स्कैम्स लग रहे थे गवर्नमेंट के, जब हमें लगा कि नहीं इनर सर्कल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या तब हमने एक्सेप्ट किया। जब हमने एक्सेप्ट किया तभी हमने अपनी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया, नई चीजों को अडेप्ट किया। हमने सैनिटाइजर्स लिए, है ना, हमने Healthy ऑल्टर lifestyle। किया अपनी अपनी लाइफस्टाइल को, हमने ऑल्टर किया, हमने मास्क लगाने शुरू करे। फोर्थ इज हमने अवॉइड की लार्ज गैदरिंग्स, अवॉइड की बहुत सी ऐसी चीजें हमने अवॉइड की। सो 4 A's इज द प्रिंसिपल। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आप फटाफट से मैनेज कर लो उसको, आप पैनिक अटैक तक पहुंचोगे ही नहीं। अगर हम पैनिक अटैक तक पहुंच जाते हैं या तो क्या करना है? मान लीजिए अच्छा देखिए, जब पैनिक अटैक पता होता है ना पेशेंट को कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, तो इंस्टेड ऑफ मेडिसिन आई वुड सजेस्ट 5 थिंग्स ही और शी शुड कीप इन हिज बैग। वो मैं 5 चीजों पे आती हूँ। सबसे पहले 5 चीजें क्यों मैंने बोली उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने थॉट्स को मैनेज करना। सबसे पहले तो थॉट्स जो है वो वेव्स की तरह है। एक सी में हम बीच पे बैठे हैं आराम से और हम वेव्स को बहुत एंजॉय करते हैं, देखते हैं, है ना। वेव्स को हम रोक नहीं सकते हैं, वी कांट स्टॉप दोज वेव्स। वी कैन जस्ट, वी हैव अ चॉइस कि हमने कौन सी वेव में स्विमिंग करनी है और कौन सी वेव के साथ डूबना है। वी हैव बिल्कुल this choice in our hand, but we cannot stop the waves। इसी तरह से हम अपने थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, वो तो आएंगे। अब किस थॉट के ऊपर, which thought needs action and which thought needs rejection, this is very important and this is totally in our hand। बिल्कुल राइट। सडन पैनिक अटैक आता है तो हम उसे कैसे हैंडल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने प्रैक्टिकली, अगर मैं एक पेशेंट को बोलूँ ना आप योगा करो, आप म्यूजिक सुनो, आप वॉक पे चले जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। दीज आर थिंग्स विच विल टेक यू टुवर्ड्स अ गुड मेंटल हेल्थ रूटीन में जब आप करेंगे। बट जिस समय आप पैनिक अटैक में उस टाइम में आपके 5 सेंसेस जो हैं वो गड़बड़ा गए हैं, उनमें इम्बैलेंस हो चुका है। वो 5 सेंसेस को वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्किन, जब भी आप पैनिक अटैक में, आपको 1-2 पैनिक अटैक्स के बाद, पिछले हफ्ते आया, उससे पहले आया, हमें पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। स्टार्ट रबिंग योरसेल्फ। आप अपनी स्किन को वापस, अपने आप को छुओ, पिंच करो या रब करो, कुछ भी करो। ट्राई टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक। these are the practical points I am telling you कि हम अपने आप को कैसे डाइवर्ट करें, उस समय अपने थॉट्स को कैसे शिफ्ट करें। स्मेल करो, कुछ भी फ्रेग्रेंस। अगर हम हर समय तो हम अपने बैग में परफ्यूम कैरी नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वी हैव सम और द अदर, कोई ना कोई हम क्रीम, लेडीज तो जरूर रखती हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम स्मेल कर सकें। वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्फ बैक। देन टेस्ट, कुछ भी ऐसी चॉकलेट, खट्टी मीठी गोलियां, या हमारे को आदत होती है जैसे क्लिनिक में कुछ ना कुछ रखते हैं, भूख लग जाती है शाम को, तो इस तरह से कुछ भी ऐसी चीज जो आपके टेस्ट बड्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर सके, डेविएट कर सके। सो यू हैव टू ब्रिंग योर टेस्ट बैक। ड्राइनेस ऑफ माउथ अगर हो रही है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम पानी जरूर कैरी करते हैं, आप पानी पी लीजिए, राइट। अब 2 बचे, ईयर एंड आई, उसके लिए हमारे पास फोन हमेशा हमारे साथ रहता है, जान है हमारी
फोन तो हमारे लिए, तो अभी भी हम इस फोन के थ्रू ही इतना कुछ कह पा रहे हैं, सो वी हैव टू कॉल इट जान। तो कुछ भी देखिए, कुछ भी कान में अगर ईयरफोन्स लगे हुए हैं तो म्यूजिक सुनिए, यू हैव टू मेक अ इमीडिएट शिफ्ट। और ये पैनिक अटैक जो है वो बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए आता है, अगर आप इन फ्यू सेकंड्स को पहचान लें और अपने आप को वापस ला सकेंगे तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी, ये जो आपका जो आदत है, जो बार बार पैनिक अटैक आने की एक आदत पड़ जाती है, पीरियोडिकली भी आता है, रूटीन में आना शुरू हो जाता है कईयों को, वो आपकी जो आदत है आप उसको भी टेम कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, आपकी एक बहुत अच्छी आदत हो जाएगी कि जैसे ही आपको जरा सा भी पैनिकी महसूस हुआ, जैसे ही आपको डर ने अटैक किया, आपने फटाफट मुंह में च्युइंगम या कुछ टॉफी रख लिया, आप देखिएगा इमीडिएटली यू विल बी शिफ्टिंग योर थॉट्स। तो ये बड़ा डाइवर्ट हो गया ना, माइंड डाइवर्ट हो गया। Yes. हमने वो चेन अब तोड़ हम दिया। हाँ, अब हम ये कहें कि भाई आप वो सोचना छोड़ दो तो नहीं हो सकता। नहीं आप जिस थॉट में हो, वेब में आपने जो बना लिया अपने लिए, आप उसी में ही रहोगे। बट हाँ, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इन चीजों से कि फटाफट से पानी पी लिया, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप मान लीजिए गाड़ी में ही है, आप ऑटो में ही है, कहीं जा रहे हैं, आपने एक नॉइजेज, अपने ट्रैफिक की नॉइजेज ही पेशेंट कहता है मैंने रजिस्टर कर लिया दिमाग में, तो जैसे ही ट्रैफिक की नॉइजेज आती है मेरा हेडेक शुरू हो जाता है, मेरे हलचल मचनी शुरू हो जाती है, ट्रेमलिंग शुरू हो जाती है, मेरा मुंह सूखने लगता है, घबराहट, घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग एंजाइटी और जितनी स्ट्रॉन्ग पैनिक अटैक पेशेंट महसूस करता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर मैनेजमेंट कर ले, उसको समझ ले, रिकॉग्नाइज कर ले, तो खुद को नहीं औरों को भी गाइड कर सकता है। बिल्कुल। इंडिया में भी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है जितने फॉरेन कंट्रीज में है, बट इंडिया में भी आनी चाहिए इसके लिए एक्सेप्टेंस, आई वुड से। बिल्कुल। पहले क्या होता था ना, इंडिया में इंडियंस को जरूरत नहीं थी बेसिकली, क्योंकि इंडियंस जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, और फैमिली में कोई ना कोई काउंसलर्स होते ही थे, और कोई नहीं तो मदर कोई काउंसलर मान लिया जाता था, और होती भी हैं आज तक। हम लोगों को अगर परेशानी होती है तो हम फोन उठाते हैं और माँ से बात करते हैं। बट अब ये जनरेशन जो है वो शिफ्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी, वो कहती है नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेट्स गो टू एन एक्सपर्ट। भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल। नाउ चिल्ड्रन वांट कि नहीं, लेट्स गो टू एन एक्सपर्ट। बिल्कुल, हर चीज है। तो वही है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन है। बिल्कुल। जब से हम छोटे होते से अब तक सुनते आ रहे हैं कि वेस्टर्न साइड में न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, अलग रहते थे, बच्चों को बड़ा होते ही सेपरेट कर दिया जाता था, तो वहां पे तो डेफिनेटली काउंसलर्स की या मुझे लगता है मेंटल हेल्थ की जरूरत रहती होगी, बिल्कुल है ना। बट यहाँ पे तो हम लोग बड़ी जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं, क्लोज निटेड रहे हैं। और पहले क्या होता था, देवरानी ने जेठानी से बात कर ली, ननद से कर ली, और मदर इन लॉ से कर ली, तो सॉल्व हो जाती थी। बट अभी क्या है, अभी तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। यस। तो फैमिलीज में वो चीज नहीं रही है, वो बॉन्डिंग्स नहीं रही है, जिसकी वजह से इंडिया में भी अब काउंसलिंग की जरूरत है। और इंडिया तो मुझे लगता है इसलिए बचा हुआ है कि अभी फिर भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत लोग कुंभ नहा के आए हैं। बिल्कुल। थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्थ की वजह से भी, राइट, स्पिरिचुअल हेल्थ की वजह से भी लोग बचे हुए हैं अभी। बिल्कुल। है ना। तो अब हमने अच्छा टॉपिक मैनेजमेंट के लिए टिप्स की बात करी, तो थेरेपीज कहाँ तक हेल्प करती हैं एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के जो पेशेंट्स होते हैं हमारे? लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट जो है ना, एक साइकेट्रिक हेल्प लेके आता है, एक साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन का पूरा ट्रीटमेंट लेके फिर आपके पास अगर आता है काउंसलर के पास, तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थेरेपीज मतलब एज अ काउंसलर हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वी गेट मिक्स सिम्टम्स। उसमें कुछ तो सिम्टम्स है ही हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, और कुछ सिम्टम्स हमारे मेडिसिन ने दिए होते हैं एलोपैथिक, जो हमें ऑब्वियसली सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। हो गए। हाँ, अगर फर्स्ट हैंड आपकी पेशेंट की चॉइस एक होम्योपैथ है,
जिसको आप अपने मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल, जो हमने बात करी है 4 लेवल के सिम्टम्स, सोशल, बिहेवियरल सिम्टम्स आप बता पाते हैं, तो आई एम श्योर एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं तो पैनिक अटैक वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं। एंड सबसे बड़ी बात है जो हमने अभी डिस्कस किया, हैबिचुअल ही नहीं होगा पेशेंट। सो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी होम्योपैथ्स को दी जाए या काउंसलिंग को दी जाए तो हमें मुझे नहीं लगता आगे बहुत मेजर थेरेपीज की भी जरूरत है, राइट। बट अगर पेशेंट पहुंच जाता है उस लेवल पे तो देन डेफिनेटली सीबीटी है, बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं जो हमें यूज करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर द पेशेंट इज हैविंग। मान लीजिए ओसीडी है तो उसको अलग तरीके से treat किया जाएगा। जी जी जी। मैम हम लोग के पास अगर पेशेंट आए तो हमें जैसे डायग्नोसिस हमारे पास बाहर से आ रहा है, हमारे पास डायग्नोसिस है, उनकी वेरिड वो है लेवल्स कि इसको डिसोसिएटिव एंजाइटी है, इसको ये एंजाइटी है, वो एंजाइटी है, हमारे पास जब आ रहा है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करें? देखो फिर वही चीज आ जाएगी कि हमारे पास मिक्स्ड आएगा सिम्टम। हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे आते हैं कि चलो अब कुछ नहीं काम किया तो हिट एंड ट्रायल पे चलो होम्योपैथ के पास भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो तब तक डेफिनेटली हमारे पास एक वो परफॉर्मा बन के आ चुका होता है, एक फाइल लेके आता है पेशेंट। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि हमें फोकस करना है उसके इमीडिएट उस समय क्या सिम्टम्स हैं। अब आते तो है पेशेंट मेडिसिन लेके भी आते हैं, बट इवन आफ्टर दैट इफ द पेशेंट इज डिमांडिंग कि नहीं हमें तो होम्योपैथी ही लेना है, या हम हैबिचुअल हो चुके हैं, या हम उस हैबिट को हटाना चाहते हैं, या हम एलोपैथिक को धीरे धीरे वीन ऑफ भी करते हैं मेडिसिन को, तो भी हमें सिम्टम्स पे ही वर्कआउट करना है, साइंस एंड सिम्टम्स एंड दी ऑब्जर्वेशन दी पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो अटेंडेंट है वो बता रहे हैं हमें। क्योंकि किसी का वही अगेन वो प्रेजुडिस वाला सीन आ जाएगा, किसी की भी डायग्नोसिस हो सकता है। मतलब मैं तो ये कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि हम अपने लेवल पे अगर उसको एनालाइज करते हैं पेशेंट को तो शायद बेहतर कर पाते हैं। बिल्कुल। बहुत से सिम्टम्स कई बार देखो, कई बार बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है पेशेंट की आपके साथ कि वो आपको सब कुछ बताना चाहता है, एक ही गो में बताना चाहता है, आपको वो टाइम ही नहीं लगता कई बार पेशेंट के साथ कि आप बड़ा ट्रस्ट डेवलप कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस में ले रहे हो पेशेंट को, फिर आपको पेशेंट जो है 5वीं या 6ठी सिटिंग में बताएगा, ऐसा नहीं है। कई बार पेशेंट बहुत सी चीजें किसी अपने दूसरे जिस भी फिजिशियन के पास वो गया है वो नहीं बता पाता, या साइकेट्रिस्ट को नहीं बता पाता जो वो आपको बता पाता है। सो दिस इज बोथ वेज कि किस तरह का पेशेंट आपके पास है, कैसा आपसे किस तरह से आपके उसके साथ बॉन्डिंग हो गई है, किस तरह से आप उससे बात निकलवा पाते हैं। आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम कितना एफिशिएंटली निकाल पाते हैं सिम्टम्स को। सो आई थिंक सिम्टम्स शुड बी द बेस। तो जैसे हमारे पास आते हैं कई बार पेशेंट्स, तो भाई हमारे को ये हो रहा है, हमारे को ऐसे होता है, हमारे को वैसे होता है, तो इसके लिए कोई टेस्ट बता दो हमारे को। उनको भी क्या क्या जवाब दे, कैसे जवाब दे कि हम इसके लिए क्या टेस्ट है? अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत बड़ी आई थिंक हमारे साथ ये है कि फिजिकल सिम्टम्स के लिए तो हम पूरी पैथोलॉजी करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, बट मेंटल सिम्टम्स को किस तरह से नापें, कितना नापें, वो हम नहीं बता पाते हैं। जिसका मैं एग्जांपल आपको दूं, और ना ही ऐसा कोई टेस्ट हमें लगता है कि हम करवा पाएंगे, क्योंकि या कुछ अवेलेबल हैं इस तरह के। क्योंकि जो हमारा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि मुझे ओसीडी है, मैं बार बार अपने हाथों को धोता हूँ, मे बी जर्म्स की वजह से उसको लगता है कि मैं बहुत सारे मेरे जर्म्स चिपक गए हैं, बहुत सारी ऐसी ओसीडी में अलग अलग तरह की है। मैं जर्म्स का बड़ा कॉमनली सबको पता है इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आप किस तरह से, कौन सी मशीन है या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये नापेगा कि वो 10 बार वाला ओसीडी इज फर्स्ट स्टेज या 20 बार वाला धोने वाला इज दी अदर स्टेज, कौन से लेवल पे है वो? आप जब पेशेंट से बात करने लगेंगे, जब वो आपको अपने रूटीन में सिम्टम्स बताएगा, तब आप एनालाइज कर पाएंगे एज अ फिजिशियन कि हाँ ये इस लेवल तक ओसीडी पहुंच चुका है इसका। और मतलब बड़ी सिंपल सी बात है यार कि इसमें ना हम नाप नहीं सकते मेंटल
लेवल को कि कितना गुस्सा आया तो ये गुस्सा है और कितना गुस्सा नहीं आया तो ये गुस्सा नहीं है। नहीं तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए होम्योपैथी जो है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पा रही है। अब अगर हम आर्सेनिक की बात करें, हमने बीच में उठाई थी, तो हमें आर्सेनिक पेशेंट का पता है कि वो मेंटली फिजिकली रेस्टलेस है। वो आपके क्लिनिक में आते ही बोलेगा डॉक्टर साहब ये पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मैं सीधी कर दूं इफ यू डोंट माइंड। तो आप इमीडिएटली पकड़ लेते हो, आपको उसमें आपको लेवल की जरूरत नहीं है कि किस लेवल का ये वो है। हमें सिम्टम्स पकड़ने हैं, यू नो, कि किस सिम्टम पे हमें कौन सी मेडिसिन दिमाग में आ रही है। लोगों को लगता है होम्योपैथी प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है, बट होम्योपैथी प्रैक्टिस करना इसलिए बिल्कुल बहुत नहीं आएगी। डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास अगर हमने पूरे 5 इयर्स में अगर 1000 मेडिसिन पढ़ी है तो 1000 की 1000 जो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए जा सकती हैं। नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, ये मेहनत एक होम्योपैथ को करनी पड़ती है कि कैसे सिम्टम्स निकालें, एंड इट इज नॉट दैट इजी। मेंटल सिम्टम्स निकालना बहुत इजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। कम हाँ जी, पेशेंट होते हैं, बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि घर की बात भी बता देंगे कि भाई इस वजह से हमारे साथ परेशानी हो रही है, या मेरे को ये सप्रेशन है, या मैं गुस्सा नहीं कर पाती हूँ, यू नो, बहुत सी ऐसी बिल्कुल चीजें हैं जो अपने हमें पेशेंट को बात हमेशा करते कहती हूँ कि करते अपनी ही। दवाई आपने ही बतानी है, हमें जितना खुल के बिल्कुल सही, बताओगे आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये बात है। और जो लोग ट्रू लवर्स हैं ऑफ होम्योपैथी वो इस बात को समझते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो इस बात को समझते भी हैं। और आज ही मैं एक पेशेंट को बोल रही थी, वो कह रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे हस्बैंड को तो ऐसा नहीं हो रहा, घर में एनवायरनमेंट वही है सेम। तो उसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि बहुत सी ड्रग्स पढ़ी हैं हमने, बहुत सी तकलीफें पढ़ी हैं हमने। जब हम पढ़ रहे थे तो हम मोस्टली ये देखते थे कि दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। कभी भी हम देखें किसी भी तकलीफ को तो वो कहते हैं कि मोर कॉमन इन फीमेल्स। वाई? क्योंकि फीमेल्स के साथ सप्रेशन बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। हो सकता, आजकल तो खैर वो रूल नहीं रहा, बट पहले तो कहते हैं ना, गम को धुएं में हस्बैंड्स या पता मेल चला। जेंडर ही उड़ाते थे। आजकल तो फीमेल्स भी उड़ाने लगी हैं खैर। तो कहीं ना कहीं वो सप्रेशन जो है वो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी मेंटल सिम्टम्स को अराइज करता है, बहुत सारी ऐसी तकलीफों को जन्म देता है जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे इसी इंसान को इसी समय राइट ट्रीटमेंट की, राइट रेमेडी की जरूरत है। तो बिल्कुल साइंटिफिक मन जैसे बचपन से डॉक्टर ने सिखाया बिल्कुल जाता सही है, बताया लेडी कि आपको सिखाया जाता है सिम्टम्स कि खुद ही दिस इज बताना है। योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। Yes. एक लेडी को ये सिखाया जाता है तो उसके अंदर एक वो वो बचपन से ही एक इनबिल्ट ब्रेकिंग वो हो अप, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रिंगिंग अप ही फीलिंग ऐसी है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती है तो उसके एंजाइटी डिसऑर्डर्स उसमें कॉमन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर बहुत। जनरल एक पब्लिक को हमने देना है इन्फो कि ये रेड फ्लैग्स हैं आपके लिए, एंजाइटी, ये आपके अंदर एंजाइटी है, रेड फ्लैग्स हम कैसे उनको बताएंगे? ये तो हमने एक बात की है कि एंजाइटी क्या है, बट वो रेड फ्लैग्स क्या रहेंगे जो बंदे को समझ आ जाना चाहिए कि उसके अंदर देखो, है ये सबसे पहले जो सबसे पहला रेड फ्लैग है जो खुद पेशेंट को भी समझ में आने लगता है, वो ये है कि वो जो उसके बड़े इंटरेस्टिंग काम थे ना, वो उनको करना बंद कर देता है। जो उसकी हॉबीज थी या जो उसकी आउटिंग थी, उसने बाहर जाना था या सोशलाइज करना था या फ्रेंड से बात करता था या फ्रेंड के पास चला जाता था, या और कुछ भी नहीं, अपना नॉर्मल, मान लो एक रोज सुबह का बेड को बनाना है, यानी कि अपना ब्लैंकेट खुद से तय कर देना, फोल्ड कर देना, वो भी नहीं करना चाहता। वो धीरे 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 एक अपने शेल में चला जाता है। तो ये छोटी छोटी रूटीन जो हर एक फैमिली मेंबर नोट करता है। हम लोग नोट करते हैं कि आज हमारे बच्चे ने ठीक से बेड नहीं बनाया, आज हमारे बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया, आज हमारा बच्चा ठीक से सो नहीं रहा। तो ये सब सिम्टम्स या ये सब जो एक्टिविटीज मैं बोलूंगी, ये सब जो है एक्टिविटीज एक्चुअली सिम्टम बन जाती हैं। तो ये सब या तो आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर नोट करेगा और या आप खुद भी नोट करते हो। प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट एक्सेप्ट। हम बेड नहीं बना रहे हैं, हम नहा नहीं रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम कमरे में बंद करके अपने आप को बैठे हैं। बहुत कॉमनली है आज के टीनेजर्स में। हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम
वी आर खाना जस्ट खाने लग मंचिंग, जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जब थोड़े से भी दिखने लगे तो आप पूछो, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट लिसनिंग टू देम। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको सुनने से ही खत्म हो जाती है ना। जैसे हमें लगता है कि आज भी हम अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स की भी अगर पेरेंट्स ही प्रॉब्लम है तो भी पेरेंट्स ही सुनेंगे। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें हर बच्चे तक पहुंचानी है कि आप डिस्कस करो, आप बात करो। हम लोग की जनरेशन फिर भी है कि हम लोगों के पास फिर भी अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छा सर्कल है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा और था। आज की जनरेशन में ट्रू फ्रेंड्स भी नहीं है, बिल्कुल। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं। इरिटेबिलिटी भी हो गई है लोगों में ना, मतलब जो कॉमनली हम लोग रोड साइड फाइट्स भी देखते हैं जिसको, तो वो भी यही है। आई थिंक एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। ये सब सिम्टम्स ही बन जाते हैं इरिटेबिलिटी में। बिल्कुल। जेलसी बहुत बढ़ गई है, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स नहीं रहे हैं अब। हमारे टाइम में भी होता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसने क्या आना है, बट वो हेल्दी रहता था, अब नहीं है वो। हेल्दी कंपटीशन नहीं है डॉक्टर साहब। आज हम भी 3 होम्योपैथ्स बैठ के बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर हम तीनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट इस आपके सेशन के थ्रू दिया है या देंगे, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। बट वो हेल्दी कंपटीशन जो है वो आज की जनरेशन में, अपकमिंग जनरेशन में नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन जो है पेरेंट्स को भी देती रही है और बच्चों को भी देती रही है। वी आर गिवर्स सही कह रहे हैं एक्चुअली। हाँ, चाहे वो आप फाइनेंशियल बोलो, चाहे आप मॉरल बोलो, चाहे आप मॉरल सपोर्ट बोलो, चाहे फाइनेंशियल बोलो, हमें अपने पेरेंट्स के पैसे का भी दर्द होता था, हमें मॉरल और इमोशनल वैल्यूज भी उनको लगता था कि नहीं हमें उनको संभालना है। सेम चीज हम अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। जी। लास्ट में एक आप मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैसेज तो जो मैं फॉलो करती हूँ, वही मैं प्रीच करती हूँ। सो मैसेज जो है वो यही है कि हर सिचुएशन में आपको ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना है, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया है कि जब कुछ मिलता है ना, व्हेन यू रिसीव समथिंग, तभी आपको थैंक यू बोलना है। बट बहुत सी चीजें कुदरत ने अपने पास ऐसी संभाल के रखी हैं, ऐसे सरप्राइजेस हैं जिनको अगर आप जल्दी लेना चाहते हो, फिर मैं लालच दूंगी यहाँ पे थोड़ा सा कि जिनको आप जल्दी लेना चाहते हो अपनी ब्लेसिंग्स को, तो आप ग्रैटिट्यूड की भावना जरूर रखिए, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द ओनली की टू हैप्पीनेस। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन आपको उस समय नेगेटिव लगेगी, बट आप कुछ सालों बाद देखेंगे कि हाँ वो सिचुएशन इसीलिए आई थी शायद कि आज इसके साथ ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। उस समय हम लोग इतने ब्लेस्ड नहीं है ना, हम लोग इतने धर्मात्मा नहीं है कि उस समय समझ लें, बट देन लेट्स लीव इट टू गॉड एंड पे हिम ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कि भाई जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर वही थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं जिसकी वजह से इंडिया बचा हुआ है। पत्ता हिलता ही नहीं है उसकी मर्जी के बिना। जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलना नहीं है तो हम क्यों सोचे ना, हम स्टेप बाय स्टेप चले ना। आज का दिन क्या खाना है, आज का दिन क्या बनाना है, आज का दिन कहाँ जाना है, आज का दिन क्या ड्रेस पहननी है, आज कहाँ लाइव जाना है, कहाँ क्लिनिक करना है, वो करें। बस उतना प्लान करिए, एवरी डे प्लानिंग करिए और एवरी डे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आई एम श्योर हम सब जो खुशी की उसमें सर्च में है ना, वो सर्च खत्म हो जाएगी। हमारी खुशी हमारे आसपास ही है, हम ही नहीं देख पाते हैं, वो हम ही नहीं देख पाते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो अब सो ग्रैटिट्यूड मैं और पूछूं कि अगर जैसे कोई पेशेंट, जैसे हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर कोई ये सेशन देखेगा तो कल क्या है कि कोई डॉक्टर के पास नहीं आ पाते हैं कई लोग ड्यू टू फैमिली प्रेशर, कि फैमिली वाले लोग क्या सोचेंगे कि मैं किस चीज के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो वो अपने लेवल पे उसको कैसे ठीक कर सके, कुछ ऐसा मतलब जैसे आप क्या गाइड करोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत से पेशेंट या बहुत से ऐसे हमारे फैमिली में फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो काउंसलर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि यार उसको पता ना चल जाए, या ये सब फॉर सम और द अदर रीजन दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज या प्राइवेसी रखना चाहते हैं।
तो उनके लिए हमेशा से एक ही उपाय है, चॉइस आपके हाथ में है, आपने किस थॉट के साथ डूबना है और किस थॉट के साथ किस थॉट पे आपने एक्शन लेना है और किस थॉट पे आपने रिजेक्शन करना है, उसको आप हमेशा ध्यान रखिए। और मुझे नहीं लगता, चाहे वो मैंने बोला कि फीमेल्स जो है वो बहुत प्रोन है, सप्रेशन भी बहुत करती हैं, बट फीमेल्स आर दी वंस हु आर दी बैकबोन। उनको चाहे कोई डेली रिमाइंडर नहीं देगा, बट दे नो दैट दे आर दी स्ट्रेंथ। तो आपको ये देखना है आपके साथ जुड़े हुए, स्पेशली फॉर दी फीमेल्स, आपके साथ जुड़ा हुआ जो आपका परिवार है उसकी आपको स्ट्रेंथ बनना है। तो आपको अपने आप को लिफ्ट करने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। जो भी अच्छा लगता है, मतलब हेल्दी वेज, है ना। आपको Yeah. 1 घंटा मेडिटेशन अच्छा लगता है, आप उसको रूटीन में लाइए। वो आप 1 घंटा तो आप अपने आपको हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं बॉडी में, बट Yeah. बाकी 23 घंटे अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो 1 घंटे को नलीफाई कर देगा। सो प्रैक्टिकली अपने थॉट्स को ही, अपने विचारों को ही आपको टेम करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। जहां पे ही आपको लगे कि वेब बनना शुरू हो गया थॉट्स का, वहीं पे आपको वो ब्रेक लगानी है। चाहे और हाँ बिल्कुल, थॉट को ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। चाहे आप, वो आपको पता होता है कि आप कैसे लगा सकते हैं, वो आपको पता होता है, आप वो इग्नोर कर देते हैं, बट आपको से ही पता आता है, बिल्कुल वो एग्जैक्टली, प्रैक्टिस उसके लिए से आएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो या प्रैक्टिस से आएगा। जो भी हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट इजी फॉर द पेशेंट, यू नो, बट डेफिनेटली अगर हम पहचान गए हैं एटलीस्ट कि हाँ हमारे में ये कुछ सिम्टम्स हैं, हमें गुस्सा जल्दी आता है या बेवजह आता है, हमें पता होता है, हम बाद में रिग्रेट करते हैं, है ना। तो ये सिम्टम्स को अगर हम एनालाइज कर लेते हैं तो हमें, और मैं एक चीज यहाँ पे फीमेल्स के लिए स्पेशली जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं जो करती हूँ मैं वही प्रीच करती हूँ। कोई भी अपनी एक हॉबी, कोई भी अपना एक स्किल, कोई भी अपना एक टैलेंट जो है वो अपनी, इनके साथ अपनी मेन जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है या जॉब है उसके साथ जोड़ लो। जोड़ लें, यस एग्जैक्टली, आजकल वो बहुत बहुत हेल्प जरूरी है, करता है हमारे को, बहुत बिल्कुल करता है। आर्ट थेरेपी है आजकल। आप सोचो, हमने कभी एक ड्राइंग टीचर सुनी थी बस, हमने तो नहीं सुने आर्ट थेरेपिस्ट। आज आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं, पीपल आर वर्किंग ऑन इट। लोग जॉब कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट थेरेपिस्ट बनने के लिए। सो दैट मीन्स आर्ट इज अ थेरेपी। और हर लेडी के अंदर एक आर्ट होती है। हर लेडी अपने घर के आंगन को सजाती है, रंगोली से सजाती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं अगर, तो आर्ट है उसमें, आर्ट ऑफ कुकिंग है, और नहीं तो घर को सजाने की आर्ट है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का वो जो मिश्रण है वो फिर वापस लेके आइए अपनी लाइफ में, अपने लिए टाइम निकालो, है ना। डिवोट टाइम ठीक है, बहुत से लोग, हाँ बहुत से, वो मी टाइम बहुत जरूरी है। वो 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हम इग्नोर कर देती हैं कि घर में कोई राजमा नहीं खाता तो मैं अपने लिए क्यों बनाऊं। क्यों भाई, ट्रीट हफ्ते में एक दिन ऐसा शुरुआत होती है, हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लो, है ना। बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है हमारे घर में। क्या होता है, मैं अपने ही बताती हूँ एक, बहुत आप लोग हंसोगे शायद इस बात को सुन के, कि मेरे घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सबसे पहले मैं खाती हूँ। अब आप पूछो क्यों? बात है, उसका रीजन है कि मेरा पेट भरा होता है, तो पहली बात तो मेरे पेट में कूड़ा नहीं जाता किसी का बचा हुआ। दूसरी चीज, आई एम बेटर सर्विंग अदर्स। जब मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं बहुत अच्छे से लास्ट तक खिला सकती हूँ। वो वाला सीन नहीं है कि एक रोटी कम बनी है तो भैया कम ही खा लो, नहीं। यहीं से शुरुआत होगी आपकी सेल्फ लव की। अपने आप को इग्नोर ना करना ही सेल्फ लव है एक्चुअली। अपनी फीलिंग्स को, अपनी, मुझे नहीं लगता और किसी कोई ऐसा टॉपिक बनता है तो हमने छोड़ा नहीं है। सेल्फ लव, बेसिकली सेल्फ लव, मी टाइम एंड माइंडफुल प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, माइंडफुलनेस तो देखो है ही है। अगेन थॉट्स पे आ जाओ या ईटिंग पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे आ जाओ, माइंडफुलनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड की बेसिक नेचर ही है रेस्टलेसनेस होना। रेस्टलेस हो ही जाता है वो। मैं जनरली काउंसलिंग में बोला करती हूँ कि माइंड और बॉडी ना टॉम एंड जेरी की तरह है। तुमने बिल्कुल जेरी को काबू कर लिया ना, टॉम बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहेगा।
वो कहते हैं ना, दिल को बुद्धू बना के रखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, वो कहते रहना है और उसके लिए कोशिश करते रहना है। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब हमारे को वंस इन अ वीक या वंस इन 15 डेज तो एटलीस्ट कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए आउट ऑफ द उसमें जाए, क्योंकि आज हम चाहे अपने लिए Internal वॉक के लिए happiness. चले गए, हाँ. कहीं बाहर चले गए, कुछ भी समथिंग मैं आउट तो फ्रॉम दिस। दिस डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स डॉक्टर साहब। अगर आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बिल्कुल एक्टिविटी जो आप अपनी हॉबी की तरह, या मतलब कुछ भी आप उठा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, हम लेडीज में बड़े सारे आर्ट है, कुकिंग का आर्ट है, घर को आप सजाने का आर्ट है, इंस्पिरेशन हो और हमारे लिए तो चलते फिरते आप हर थोड़े दिन बाद एक नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए दिखाई देते हो हमें। वी लव योर मेरी लाइफ क्रोशेट। आई डू crochet, आई एम डूइंग कैंडल मेकिंग दीज कैंडल डेज। तो मेकिंग, सब ठीक है ना, ये फैशन एक ही डिजाइनर लाइफ भी मिली है। है। एक ही लाइफ मिली है, सब कुछ करके जाएंगे, कोई ये बिल्कुल, ना कहे कि भाई ये काम छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल अब सही, मुझे बिल्कुल सही। मुझे अपने टीचर्स की बात याद आती है कि एक ट्यूबलाइट के नीचे शाम को काट सकते हो पूरी शाम, तब जाके आप जो है वो होम्योपैथी या आप डॉक्टर बन सकते हो, यू नो, क्योंकि वही है ना, एबीसी ऑफ द प्रैक्टिस इज अवेलेबिलिटी। और आप बैठोगे नहीं, रोज आप भी देखो ट्यूबलाइट के नीचे बैठे, और आप भी और मैं भी, ये शाम हमारी यूं ही ट्यूबलाइटों के नीचे ही बीती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ सही, ऐसा बिल्कुल सही। क्रिएशन, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी भी चाहिए ना, जो हमारे भी हम लाइफ में जान भरे रखे। तो कुछ ना कुछ करते रहो। माई मदर यूज टू से, आई वॉज डूइंग crochet फ्रॉम क्लास 10, माई मदर यूज टू से, अभी पढ़ लो, डॉक्टर बनना है ना, इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो आप ये लगाओ कि 50 साल की एज के बाद अब टाइम मिला है, तो क्यों छोड़े उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैंने तो बोला अब तो और हमारे आपके, इंस्पिरेशन है, हम भी सोचते हैं कि इसके अलावा भी कुछ कर लें। नहीं बिल्कुल करिए डॉक्टर साहब, चाहे मैं कहती हूँ क्लिनिक में ही करिए। मेरे तो पेशेंट्स को आदत है, मेरे पेशेंट्स को आदत है कि डॉक्टर साहब आज कहीं ऊपर शायद स्टिल्ट में कैंडल बना रहे होंगे या कहीं क्रॉशेट कर रहे होंगे, तो मैं तो अपनी सीट पे तभी आती हूँ जब मेरा पेशेंट होता है। नहीं, आज बहुत ही बहुत अच्छा, इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत बहुत अच्छा लगा। मजेदार। स्पेशली जो हाँ, आपने ये 4 A's बहुत एंड ही 5 वो टेक्निक्स से बताई, 4 A's और 5 टेक्निक्स बहुत बढ़िया थी। These are चलिए, going to थैंक be यू सो helpful. मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा To लगा। you. और मुझे लगता Thank है you. कि डॉक्टर अर्चना, आप एक सेशन जो है हर हफ्ते एक लाइव सेशन रखिए हीलिंग क्लब पे, तो हम लोग वहां बात करेंगे। आई थिंक फेसबुक पे तो बहुत लोग जुड़ सकते हैं, या फिर शायद कुछ, ऑल्दो बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक बड़ा कॉमन डेफिनेटली। नहीं रहा, बट हीलिंग क्लब पे हम जरूर एक दूसरे, कोई भी एक टॉपिक लेके वी कैन बिल्कुल स्प्रेड डॉक्टर, अवेयरनेस, यू नो। तो नहीं नहीं, जहाँ बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल सही इतनी कह रहे हैं। पावर जुड़ेंगी, वहां कुछ ना कुछ, एक इंसान को भी फायदा हो गया तो वो अपनी पूरी फैमिली को फायदा दे देगा, है ना। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर, तो हम कोशिश बिल्कुल एक करते हैं प्रदान हम लोग करेंगे। इस तरह के सेशंस और लेके आएंगे। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर योर डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। एफर्ट। टू यू ये आपने डॉक्टर बहुत ही शालिनी, अच्छा बहुत सजेशन अच्छा दिया, विल सेशन रहा। डेफिनेटली प्लान। मतलब मैं यस इसमें मिथ्स देख रही श्योर, थी, वो सब आपने बर्स्ट कर दिए। कुछ क्वेश्चंस थे वो भी आपने सब आंसर कर दिए हैं, तो हमें कुछ पूछने का किसी को मौका भी ही नहीं मिला आपसे। किसी जी बिल्कुल। को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हाँ जी। वैसे भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पेड सेशन के लिए ही आना है। सो वी आर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जहां हम थोड़ी सी चैरिटी भी कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब करते हैं इसको ओवर। थैंक्स डॉक्टर शालिनी, हम सबकी थैंक यू तरफ से, मैम। थैंक यू आर्ट सो मच, होम्योपैथी की सारी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक इंगेजिंग थैंक यू एंड सो मच फॉर इंसाइटफुल सेशन टेकिंग, रहा। बहुत थैंक जल्दी यू, आपसे फिर मिलते हैं एक और टॉपिक पर। बिल्कुल, किसी के थैंक यू, कोई भी व्यूअर्स बाय के बाय। क्वेश्चंस हो वो इनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए, ओके ओके, बाय बाय। ओके डॉक्टर सरन, ओके। बाय।